जोको भाई हो गया, ऑन हो गया। देखो आज हम शुभारंभ करेंगे हमारे 2025 के, किस चीज का शुरू कर रहे हैं हम, रिवीजन शुरू कर रहे हैं। और रिवीजन शुरू करेंगे कौन से सब्जेक्ट का, बीएसटी का। कौन सी बुक 1 और कौन सा चैप्टर 1, सब कुछ 1 है। और पहली बार आपने पढ़ाई शुरू की है जिसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले, हर एक चैप्टर का आपके पहले पास माइंड मैप होना चाहिए कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, मीनिंग एंड फीचर्स, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अलॉन्ग विद इट्स फंक्शंस, कि वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कैसा नेचर होता है, शांत स्वभाव वाला नेचर होता है। कैसा नेचर होता है ना, मारो नालायक। नेचर में 3 चीजें आती हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट और कॉमर्स तो नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, कोऑर्डिनेशन के मीनिंग, फीचर और इंपॉर्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब जल्दी जल्दी से फटाफट से पढ़ना शुरू होंगे। आप मुझे लता मंगेशकर की आवाज में सुनाएंगे मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, बताइए। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उसके बाद पहला टॉपिक क्या है इसमें, देखिए जरा फटाफट से, इफेक्टिवली। और क्या मैं आपको सदियों से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, फिर भी तुम टेस्ट में और एग्जाम में गलत करते हो? आंसर इज यस। तो इफेक्टिवली का बहुत सारे बच्चे नहीं करते, बुरा ना माने, बहुत सारे गधे गधियां करते हैं। मेरी बात समझ में आती तो वो बता रहा हूं। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, मैंने देखो यहाँ पर घड़ी लगाई हुई। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, इफेक्टिवली का मतलब होता है काम को सही समय पर खत्म करना, इवन अगर आपको एक्स्ट्रा लेबर्स या एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़ जाए, उसको बोलते हैं इफेक्टिव। और यही लिखा हुआ है, कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, या स्टिपुलेटेड वर्ड की जगह आप इसे चेंज करके क्या लिख सकते हो, गिवन टाइम। नेक्स्ट, इवन एट अ हायर। अब जरूरी नहीं कि हायर कॉस्ट पे ही करेंगे, ये कहते हैं इवन एट अ हायर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ऑप्शन मिला आपको, क्या ऑलवेज एट अ हायर कॉस्ट हो सकता है? आंसर इज नो। समय पे खत्म करना है, जरूरत पड़े तो ज्यादा कॉस्ट लगा देना, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट आता है, एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है कि आप काम को उसी टारगेटेड कॉस्ट में कंप्लीट करेंगे जो आपने पहले सोचा था, चाहे समय ज्यादा लग जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे एक काम को खत्म करना था 10 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, और एक प्रोडक्ट को बनाना था जिसकी कॉस्ट 50 रुपये आनी चाहिए थी। ध्यान से समझना, 9 दिन हो गए हैं। कितने दिन हो गए हैं, 9 दिन। काम को अभी भी कंप्लीट करने में 3 दिन और लगेंगे। और अगर मैं काम को जल्दी खत्म करना चाहता हूं तो डे नाइट लेबर से काम कराना पड़ेगा, जिसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। जो मेरा 50 रुपए की कॉस्ट का प्रोडक्ट बनने वाला है वो 60 रुपए हो जाएगी। अगर मैं इस चीज को एग्री कर लेता हूं तो मैं इफेक्टिव रहूंगा, क्योंकि 10 दिन के अंदर काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस चीज को एग्री ना करके 12 दिन तक काम को खींच लूं, और ताकि मेरी कॉस्ट ना बढ़े और कॉस्ट 50 रुपए रहेगी, तो उसे क्या बोलेंगे, एफिशिएंट। क्या मेरी बात समझ में आती है? और इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं। उसके बाद आते हैं फटाफट से फीचर्स पे। पहला पॉइंट क्या है, क्या ऐसा सदियों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि मैनेजमेंट हो या प्लानिंग हो या कोई भी ऐसी चीज हो जो आप इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्या, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होते हैं, जो मैनेजमेंट के एंड गोल्स होते हैं, उन्हें अचीव करने के लिए कराए जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? दूसरा पॉइंट क्या है, क्या ये भी हम सदियों से पढ़ते चले हुए आ रहे हैं, और ये कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स होते हैं जो आपके हर एक जगह फिट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग। क्या प्लानिंग परवेसिव होता है? आंसर इज यस। एक चीज और बताओ जो परवेसिव होती है, कोऑर्डिनेशन। क्या कोऑर्डिनेशन भी हर जगह चाहिए होता है? आंसर इज यस। तो परवेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, ये हर जगह होते हैं। परवेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, हर जगह। तो क्या मैनेजमेंट हर जगह चाहिए होता है? चाहे आप कोचिंग का एग्जांपल ले लीजिए, स्कूल का एग्जांपल ले लीजिए, किसी बड़े रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी का एग्जांपल ले लीजिए, या किसी स्पोर्ट्स एकेडमी का एग्जांपल ले लीजिए, हर जगह आपको मैनेजमेंट चाहिएगा। और अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो अपने गोल्स को आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव नहीं कर पाएंगे। जहां पर भी आपको लगे कि एक्सप्लेनेशन सही से नहीं हो पा रही है या कम एक्सप्लेनेशन हो रही है किसी भी फीचर्स में, तो आप बोलेंगे लैक ऑफ दिस विल नॉट रिजल्ट इन इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अगर ये चीज लैक कर जाए तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव नहीं हो पाएंगे। इसे बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में पागल बनाना, लेकिन लैंग्वेज बुक की ही होगी, पर्सनली नहीं होगी हमारी। क्या मेरी बात समझ में आती है? नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, देखो कंटिन्यूस वर्ड का मतलब होता है क्या मैनेजमेंट करके छोड़ दूं। आज सोमवार है, मान लीजिए मैंने अच्छा दिन है तो मैनेजमेंट मैंने करके छोड़ दिया, या आज शुक्रवार है मैंने कहा नमाज भी पढ़ ली है मैंने, आज ही मैनेजमेंट करूंगा। क्या ऐसा जरूरी है? बताओ जरा फटाफट से। आंसर इज नो। मैनेजमेंट कौन से दिन करना चाहिए ये बताओ। मैनेजमेंट हर दिन नहीं करना, मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। मतलब आपने गोल्स बनाए, मान लीजिए मैंने कहा फॉर एग्जांपल वीकली गोल्स बनाए, तो आपको मैनेजमेंट वीकली करना है। और जैसे ही वो गोल्स अचीव हो जाएंगे तो क्या अगले गोल्स के लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा? आंसर इज यस। तो मैनेजमेंट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या मेरी बात समझ में? क्या ऐसा मोटिवेशन में भी पढ़ा था हमने? अब क्योंकि सब कुछ पढ़ चुके हैं तो लिंक कर सकते हैं। क्या मोटिवेशन भी कंटिन्यूअस होती है? आंसर इज यस। बताओ यूट्यूब पे सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन करते हैं जिनके चैनल बने हुए हैं?
संदीप महेश्वरी जी। तो कभी कभी कुछ लोग उनकी वीडियो देखने के बाद ऐसा करते हैं कि भाई आप तो रात दिन एक कर दूंगा, और सच में ही रात दिन एक कर देते हैं, रात को भी सो रहे हैं और दिन में भी सो रहे हैं। मेरी बात समझ में? तो उस दिन तो बड़ा मोटिवेशन रहता है, लेकिन उसके बाद दुनिया सेम सेम सी लगने लगती है। तो यह है पॉइंट कौन सा? कंटिन्यूअस। तो इसे एक बार पढ़ लीजिए। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ कैसा? सीरीज ऑफ फंक्शन विच स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग एंड टिल कंट्रोलिंग। ये कंटिन्यूअसली किए जाते हैं, परफॉर्म्ड बाय कौन से मैनेजर्स? ऑल मैनेजर्स। और कहां पर? साइमल्टेनियसली। वो कहते हैं जब प्लानिंग वाला प्लानिंग कर रहा होगा तो सब कोई काम नहीं करोगे, ऐसा नहीं है, सारी चीजें साथ में चल रही होती हैं। मैनेजमेंट कहां तक कंटिन्यू करेगा? तो दो ही चीजें, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक मैनेजमेंट चलेगा, या फिर जब तक मैनेजमेंट के गोल्स अचीव नहीं हो जाते। क्या मेरी बात समझ में? टोटल मिला कितने पॉइंट्स बता दिए मैंने? 3। पहला कौन सा? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं पढ़ाया। नेक्स्ट कौन सा है? ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी वर्ड का मतलब ये होता है कि जो भी मैनेजमेंट हम जहां पर करते हैं वो मैनेजमेंट लोगों का भी होता है और रिसोर्सेज का भी होता है। और जब हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले लोग होते हैं, जिनके गोल्स अलग अलग होते हैं, जिनकी स्पेशलिटी अलग अलग होती है, जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं। बताओ 4 मैनेजर्स के नाम बताओ। HR मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस का मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, बहुत सारे मैनेजर है। तो उनका ये ग्रुप एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है क्या? मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। कौन से लोगों की? डिफरेंट पीपल। मैंने सही लिखा हुआ है या ऐसा आएगा पीपल्स में? सही लिखा हुआ, बहुत बढ़िया। एज अ टीम टू अटेन डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। मुझे बताओ इसका मैनेजमेंट प्रिंसिपल कौन सा है? फियोल का। ग्रुप एक्टिविटी के कीवर्ड्स लिखे हुए हैं और आपसे पूछा आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्पिरिट ऑफ, जिसमें आई को वी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही चीज लिखी होगी। मिक्स जो केस स्टडी आएगी उसमें पूछेंगे आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट का फीचर ऑफ मैनेजमेंट। तो जब प्रिंसिपल जिस लाइन से पता चल जाएगा, यानी कि इस वाली लाइन से आपको प्रिंसिपल कौन सा पता चलेगा? लास्ट वाला। मेरी बात समझ में आती है? और फीचर कौन सा पता चलेगा? ग्रुप एक्टिविटी। और एक ही केस स्टडी में क्या मल्टीपल चैप्टर्स पूछे जाते हैं? आंसर इज यस। ऐसे ही मैंने आपको बताया था। बताओ जरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर एक तो लेबलिंग वाला, वो कौन से राइट से रिलेटेड है? इंफॉर्मेशन। याद है आपको? मार्केटिंग में एक लेबलिंग होता है जो कौन से राइट से रिलेटेड है? इंफॉर्मेशन से। तो ऐसा पहले से आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, यूनिटी इन डायरेक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। यूनिटी इन डायरेक्शन भी हो सकता है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ ना मिले तो फिर लगा देना, इसमें हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट लोग जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो आई रिप्लेस बाय वी वाला कंसेप्ट पता होगा आपको। सबको हार्मनी में काम करना है और एक ही ऑब्जेक्टिव है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। हालांकि यहाँ सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटी ये भी बताया गया, तो दोनों प्रिंसिपल भी आप बता सकते हैं। 5th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या? डायनेमिक। एक और जगह पढ़ा हमने, बताओ कहां पर? किसके फीचर में? प्लानिंग के। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, ये पढ़ा है हमने लिमिटेशन में। एक जगह और पढ़ा है डायनेमिक फीचर में, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर में। पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट किस चीज पे टिका हुआ है? डायनेमिक पे। तो जब मैं ये चैप्टर रिवाइज करा रहा हूं तो इसका मतलब धीरे धीरे याद दिलाता रहूंगा आपको कि और कहां कहां नई चीजें पढ़ रखी। तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है? कह रहे मैनेजमेंट को भी अडेप्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू नीड, टाइम और सिचुएशन। किस चीज का? चेंजिंग एनवायरनमेंट की। और जो इसके अकॉर्डिंग बदल गया वो आगे जाके सक्सीड कर जाता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। 6th पॉइंट क्या है बताओ जरा? ये रटा होना चाहिए आपको। बता सकते हो क्या? सिंस मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन और टच बट इट्स इम्पैक्ट कैन बी फेल्ड। क्या मेरी बात समझ? मैनेजमेंट है या नहीं है कैसे बताया जा सकता है? 3 चीजों से। अगर लोग जो वहां पर काम कर रहे हैं वो मोटिवेटेड है या नहीं, गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं, और ऑर्डरलीनेस है या काम में या नहीं। और आपने जब लिख के देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि ये वाला पॉइंट भूल सकते हैं। जिन्होंने भी लिख के देखा, इन केस अगर भूलेंगे तो ये वाले पॉइंट ज्यादातर चांसेस है कि आप भूल जाएंगे, अदरवाइज तो नहीं भूलेंगे। उसके बाद 7th और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी डायमेंशनल? उसने कहा मैनेजमेंट किस चीज का होता है? तो उसने कहा मैनेजमेंट किस चीज का होता है? 3 चीजों। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, फिर उसे कौन करेगा? कौन? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पहले कौन करेगा और बाद में कौन करेगा? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो काम करेंगे, कौन करेंगे और पहले कौन करेगा? क्या मेरी बात समझ रहे? तो काम करेंगे तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क। कौन करेगा? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पहले कौन करेगा? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो बड़े सिंपल फीचर वाली बातें हो गई। आगे चले हम। नेक्स्ट कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? ऑब्जेक्टिव। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, यहाँ पर भी सोशल लिखा हुआ है और यहाँ पर भी सोशल लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है? ये आपने मीनिंग बताया, दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने दोनों चीजें बता दी, दोनों के अंदर क्या आता है वो बिल्कुल सही बताया आपने, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ भी सोशल है, वहां भी सोशल है। आप बताइए। मीनिंग आप सबको आती होगी ऐसा मैं जान सकता हूँ, पता है मुझे मीनिंग आप सबको आती होगी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जी हाँ, देखो सिंपल। कोई बच्चा बता रहा था, कौन?
जी हाँ, एक तो ये है, और कोई बताएं, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है और वो नीड्स हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये देखो इंग्लिश भी देख लो आप, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे तो ये क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और ये क्या है, नीड्स, तो दोनों अलग बातें हैं। वहां पर एक एम्प्लॉय की पर्सनल नीड्स के बारे में बात की जा रही है, सोशल नीड कौन सी होगी उसकी, क्या मेरी बात समझ में? और यहाँ बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव की बात हुई, ये बिजनेस से रिलेटेड है और ये एम्प्लॉय से रिलेटेड है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो उसने कहा सबसे पहले कौन सा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तीन, पहला सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। क्या इसे आगे पीछे लिख सकते हैं? आंसर इज नो। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि जब बिजनेस नए नए फेज में आता है तो लॉन्ग टर्म में वो क्या करना चाहता है, सर्वाइव करना चाहता है। इसी बात से आया मैं प्राइसिंग स्ट्रेटजी पे, मार्केटिंग। जब मुझे कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना है तो प्राइस हाई रखूंगा या प्राइस लो रखूंगा, लो रखूंगा। तो मुझे एकदम से स्विच होना पड़ेगा अचानक से, आपका थोड़ा जानने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। नेक्स्ट कौन सा है? अब ये तो आपने क्लास 11th में ही पढ़ रखा है, चैप्टर नंबर 1 में, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। क्या प्रॉफिट एक बिजनेस में जरूरी होता है? आंसर इज यस, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट इज नेसेसरी। अदरवाइज मैंने कोई बिजनेस ओपन किया, पहले साल लॉस हुआ, दूसरे साल लॉस हुआ, तो क्या बंद कर देते हैं? आंसर इज नो, थोड़े साल चलते रहे। लेकिन अगर मैं बोलूं चौथे साल में भी लॉस, पांचवें साल में, तो क्या बहुत ज्यादा समय तक हम चला पाएंगे? आंसर इज नो। तो इसलिए प्रॉफिट भी बहुत चाहिए होता है। और नेक्स्ट कौन सा होता है? ग्रोथ। ग्रोथ का प्रॉफिट से क्या लिंक होता है ये बताइए? दो तरह की ग्रोथ होती है, एक ग्रोथ जो आपने बिजनेस से कमाया और बिजनेस में ही लगाया, एक तो वो ग्रोथ होती है, दूसरा आपने लोगों से, इन्वेस्टर से या लोन ले लिया और तब ग्रोथ की। दोनों में से ज्यादा जेन्युइन ग्रोथ कौन सी है? जो बिजनेस से कमाया और बिजनेस में ही लगाया, उसी वाली ग्रोथ की यहां पर बातें की जा रही है। चाहे आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाने की बात करो, उसे भी ग्रोथ कहते हैं। नंबर ऑफ ऑफिसेज बढ़ाने की बात करो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाने की बात करो, टर्नओवर बढ़ाने की बात करो, फाइनेंस बढ़ाने की बात करो, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात, कुछ भी करो, उसे पॉजिटिव टर्म्स में ही लिया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? सोशल में सोसाइटी के बारे में आप क्या क्या करते हो? जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ठीक कर दो। सोशल में प्रॉब्लम क्या है बताओ जरा? सोसाइटी में तीन चीजें, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, दूसरा हॉस्पिटल हेल्थ की चीजें नहीं है, और क्या नहीं है बताओ जरा? हाँ जी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस पे नहीं है। ये भी आपने चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th में पढ़ा होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड कंज्यूमर। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट अ रीजनेबल प्राइस होते हैं, कंटिन्यूस सप्लाई देनी चाहिए आपको। मेरी बात समझ में आती है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और लास्ट आता है कौन से ऑब्जेक्टिव्स? ये पर्सनल नीड्स हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में 3 ऑब्जेक्टिव बताए उन्होंने, नीड्स बताए। पहली नीड कौन सी है? आपके यहाँ क्यों आया एम्प्लॉय? तो क्या करने आया आपके यहाँ बताओ जरा? एम्प्लॉय पैसा कमाने के लिए, तो उसे पहले पैसा दो। पैसे में क्या आएगा? आपकी सैलरी, परक्विजिट्स, कॉम्पिटिटिव सैलरी। कॉम्पिटिटिव सैलरी का मतलब क्या है? कॉम्पिटिशन करा के जो सैलरी दी जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल? मतलब जिस एरिया और सोसाइटी और जिस काम को कर रहा है उससे रिलेटेड होनी चाहिए, जो कि हमने रेम्यूनरेशन के प्रिंसिपल में भी पढ़ा हुआ है कि रेम्यूनरेशन कैसी होनी चाहिए। भाई साहब इधर ही होता रहता है जीवन में, ध्यान दो इधर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल नीड। सोशल नीड्स का मतलब है जब एक व्यक्ति आपके यहाँ आ गया तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने नहीं आया, वो पीयर रिकॉग्निशन। कौन सी रिकॉग्निशन? बियर नहीं, पीयर। पीयर रिकॉग्निशन का क्या मतलब होता है? आस पड़ोस। जैसे एक जगह मैंने बोला था, अभी मैं ये नहीं बता सकता कहाँ बोला था, मैंने एक जगह बोला पीयर प्रेशर में कुछ काम करने पड़ते हैं। वहाँ अनपढ़ व्यक्ति बैठ, अनपढ़ नहीं लगता है उनको, पढ़े लिखे, कह रहे बियर का प्रेशर क्यों कर रहे थे आपके ऊपर? पीयर प्रेशर वर्ड का मतलब होता है जो आपका ग्रुप होता है, को वर्कर्स होते हैं जो आपके, उसे बोलते हैं। तो सोशल नीड्स में क्या होता है? जब आप पैसे कमाने लगे, सुंदर ध्यान से, आपका मेन ऑब्जेक्टिव था पैसा कमाना। कोई वर्कर, कोई मजदूर मेरे घर पे आया, ध्यान से सुनना, अब वो पैसा कमाने आया है सिर्फ, तो क्या आपको लगता है मैं उसे सुबह से शाम तक डांटता रहूं और वो काम करता रहेगा, या वो छोड़ के चला जाएगा? बेस्ट एग्जांपल, आपके घर में अगर कोई मेड वगैरह आती है तो वो देखना, आप घर में माता और पिता से ज्यादा नखरे उनके हैं। आप कुछ नहीं बोल सकते। अगर मान लीजिए कहीं गंदा रहेगा तो थोड़ा ही तो गंदा रहेगा, तुम्हें क्यों घुसना उसमें? मेरी बात समझ में आती है? अब मान लीजिए आपने कहा कि देखो रेलिंग देखो ऐसे गंदी है, तो तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, छोड़ दो। मेरी बात समझ में आती है? तो ये है आपकी सोशल नीड्स। सोशल नीड्स का मतलब होता है जो आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वाली जो चीजें होती है, जो हमने कहाँ पढ़ा है बताओ जरा फटाफट से? कहाँ पढ़ा है? मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में। किसमें? मैस्लो नीड हायरार्की। एक तो बेसिक और जो दूसरी वाली नीड होती है उसे क्या बोलते हैं? सोशल नीड। बस वही वाली एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देनी है। नेक्स्ट कौन सा है? हायर नीड्स। हायर नीड्स का मतलब है वो यहाँ पर आपके जिस सैलरी बेस पे आया है उसी सैलरी बेस पे टिकना नहीं चाहता, वो चाहता है उसे जीवन में ग्रोथ मिले, आप उसकी ट्रेनिंग कराएं और आगे जाके जॉब की अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखाएं उसको, उसे ट्रेनिंग, न्यू स्किल्स लर्न कराएं और अपग्रेड करें उसको। क्या मेरी बात? इसे बोलते हैं हायर नीड्स। और जैसे इस नीड्स पे आता है वो कंपनी को छोड़ के चला जाता है, कह रहा अब मैं स्किल्ड हो गया हूँ, अब मैं दूसरी कंपनी ढूंढूंगा। नेक्स्ट आ गए हम किस पे? और क्या लेवल सबके निकलेंगे? आंसर इज यस, लेकिन उसी के निकलेंगे जो खड़ा रहेगा। तो अब हम खड़े हैं यहाँ पर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए। हाँ देखो जरा ध्यान से, तो पहले लेवल पे कौन सा लेवल आता है? अब मैंने जितने लिख दिए हैं यहाँ पर, आपको बहुत रेयर चांसेस है कि इसके अलावा कोई वर्ड आपको दिखाई देगा, या आपने प्री बोर्ड्स में भी देख लिया होगा। इन्हीं में से कोई ना कोई वर्ड आपको मिल जाएगा और आप उसे कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? फंक्शंस। आप फंक्शंस जो लिखे हुए हैं उसे पढ़ के पहचान लेंगे कि ये किसका है, लेकिन जब याद करने की बारी आएगी तो दिक्कत आएगी आपको। फंक्शंस जब लिखे हुए हैं उसे पहचान सकते हैं, लेकिन जब तक आप टाइम नहीं लगाएंगे उसे याद करके लिख के देखना ही पड़ेगा आपको।
मेरी बात समझ में आती है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि यहाँ पर कौन कौन से लोग आते हैं। तो जो चेयर पे बैठते हैं उसे क्या बोलते हैं? और सीईओ, सीओओ, सीएफओ। सीईओ का मतलब क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीओओ का मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और उसके बाद सीएफओ चीफ, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट कौन से हैं? ईशान मुझे बताएगा, मैनेजर्स मिडिल लेवल पे आते हैं, टॉप लेवल पे आते हैं? तो हमने यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है और क्या ये गलत है? देखो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। जी हाँ, मैनेजरों का जो मैनेजर होता है उसे क्या बोलते हैं? जिसमें सारे मैनेजर उसके अंडर में आते हैं। तो जनरल मैनेजर हमेशा टॉप लेवल पे होगा, वरना काफी सारे बच्चे बोलते हैं ओए मैनेजर लगा, सर जी नहीं हुई कहीं। मेरी बात समझ, जहां पर मैनेजर दिख जाए तुरंत कौन से लेवल पे आ जाना चाहिए? कौन से लेवल पे? मिडिल लेवल पे। लेकिन बस कौन सा वाला मैनेजर नहीं होना चाहिए? जनरल मैनेजर नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर। मुझे नहीं लगता बाकी किसी को पढ़ के आपको कोई डाउट होगा, लेकिन हाँ लिखने की बारी आ जाएगी, जैसे बोल देंगे कि आपको बताओ एनी अदर टू जो इस कैटेगरी में आते हैं, तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए। मेरी बात समझ में आती है? उसके बाद पहले मैं पर्सन की ही बातें कर लूँ, फिर फंक्शन की बातें करूंगा। नेक्स्ट कौन सा है? मिडिल लेवल पे जो भी मैनेजर होते हैं वो तो आपको समझ में आ ही जाएंगे, बाकी सबके नाम याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे क्या लिखा हुआ है? डिपार्टमेंटल हेड्स। हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड होता है या फिर उस डिपार्टमेंट का क्या होता है? मैनेजर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया जैसे कि फाइनेंस, सेल्स, परचेज, मार्केटिंग एटसेट्रा। मतलब और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दो ऐसे हैं जो आपको फंसा सकते हैं। पहला कौन सा है? ऑपरेशन मैनेजर। और दूसरा कौन सा है? प्लांट सुपरी। अगर खाली सुपरिटेंडेंट लिखा हुआ है तो कहां जाएगा आप बताइए? सुपरवाइजरी लेवल पे। कौन से लेवल पे? लेकिन अगर पूरे प्लांट का सुपरिटेंडेंट है तो मिडिल लेवल पे। ये ध्यान रखेंगे, बेसिक सी चीजें जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन गलत करा देंगे। उसके बाद आते हैं लास्ट में, मैंने कहा जो बच गया वो सारे यहाँ पर। जैसे कि खाली लिखा हुआ है क्या? सुपरवाइजर। खाली लिखा हुआ है क्या? 4 लोग कहाँ आएंगे? फोरमैन का मतलब क्या होता है? 4 लोगों की देखरेख करने वाला। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव्स। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद क्लर्क। ये रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो होते हैं आपके एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स। यहां पर वर्कर्स आएंगे या नहीं आएंगे ऐसा मुझे अक्षत बताएगा। हाँ आएंगे। किस गधे से पढ़े हो तुम? सब यही बोलेंगे भाई, सब यही बोलेंगे, क्योंकि मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं आपको और बता भी चुका हूं कि यहाँ वर्कर्स क्यों नहीं आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? अब ये तो बता देगा नहीं आएंगे, कारण नहीं बताएगा। तुम बताओ। जी हाँ, हम पढ़ क्या रहे हैं? ये मैनेजरियल लेवल है, इसमें वर्कर्स कहां से आ गए? ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ना कि लेवल्स ऑफ वर्कर्स है। पता चले कि क्या नाम है, वर्कर सबसे नीचे वाले में लगा दो भाई, मैनेजमेंट में आते ही नहीं है वो। और कसम से मुझे पेपर बनाने के लिए ये क्वेश्चन तो मैं जरूर बनाऊं, बताओ वर्कर्स कौन से मैनेजमेंट पे लगा भाई। ये तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। हाँ पिटेगा वो एग्जाम में जो लिख देगा वर्कर्स वाला। पॉइंट आया समझ में? और जहां पर ऑप्शन में आया ऑल ऑफ दी अबव, है ना, तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान रखें। अब आते हैं सबसे डिफिकल्ट वाले पार्ट पे, जिसका नाम क्या है? फंक्शंस। कह रहे क्या क्या काम करते हैं? मैंने कहा जो टॉप लेवल वाले लोग होंगे ना वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या बनाए जाते हैं ये देखो। गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्लान्स और स्ट्रेटजीज। ये जितने भी दिमाग लगाने वाला काम है ये कौन करेगा? टॉप लेवल वाले। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? वो इंटीग्रेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे एक्टिविटीज किसकी? हर एक डिपार्टमेंट। जहां पे ये बैठे हुए वहां से उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, सब साथ में मिलकर काम करें, इसे क्या बोलते हैं? टॉप लेवल का काम। सारे डिपार्टमेंट्स देखो, इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन और एक वर्ड होता है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? इंट्रा में अपने डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपको कोऑर्डिनेशन करना है वो मिडिल लेवल का काम है, लेकिन अगर एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन कराना है तो ये किसका काम है? टॉप लेवल। क्या मेरी बात समझ में आती है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, लाइक जैसे कि फाइनेंस। और अगर मैं बोलूं रॉ मटेरियल को अरेंज कराना, ये किसका काम है? मिडिल लेवल का। लेकिन काम शुरू जहां से होगा, पैसे चाहिए, फिक्स एसेट चाहिए, ये किसका काम है? टॉप लेवल का। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन। अगर डिपार्टमेंट लिखा होता तो मिडिल लेवल हो। क्या मेरी बात समझ में आती है? ये चीजें ध्यान रखना आप। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? जो भी पॉलिसी। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल भी इसी में आएगा, टॉप लेवल पे। स्टार्टिंग में जब बिजनेस चाहिए होता है, फाइनेंस चाहिए होता है, तो वही देते हैं, और फाइनेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? पढ़ो जरा। इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज, जैसे कि फ्रेम्ड बाय, जैसे टॉप मैनेजमेंट और लोअर लेवल। मतलब क्या है इसका? जो बनाए किसने है? टॉप मैंने। और समझाए किसको जाएंगे? लोअर। कौन समझाएगा? तो यही काम है बिचौलिया। बिचौलिया समझते हो आप? ब्रोकर। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज।
इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है बताइए जरा। सारे रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल, एक होता है देखो जरा बाहर से लेके आना, जैसे फाइनेंस अरेंज करना है, मिडिल लेवल का काम नहीं है, चाहे वो फिक्स कैपिटल हो या वर्किंग कैपिटल हो। लेकिन हाँ, बिजनेस में जो फाइनेंस आ चुका है वो हर एक डिपार्टमेंट तक पहुंचे, ये काम किसका है? मिडिल लेवल। मेरी बात समझ में आती है? क्या मेरी बात समझ में आती है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि दादाजी घर में दूध लेके आते हैं, अब ये दूध हर जगह पहुंच जाए, फ्लोर पे पहुंच जाए बराबर बराबर जगह पर, ये इंश्योर करेंगे आपके घर के अंदर वाले लोग। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फोर्थ पॉइंट देखिए और बताना मुझे टॉप लेवल से क्यों अलग है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कोऑपरेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। तो दोनों की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट कराना ये टॉप लेवल का काम है, लेकिन कोऑपरेट करना साथ वाले के साथ ये किसका काम है? मिडिल लेवल, वो उनका खुद का काम है। क्या मेरी बात समझ में आती है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैथ और बिजनेस की क्लास चल रही है, दोनों की क्लास को इंटीग्रेट करने का काम कमल सर करेंगे, मैंने बोल दिया टॉप लेवल है। लेकिन मेरी क्लास और उनकी क्लास आपस में क्लैश ना करे, हम दोनों एक दूसरे की बातों को समझे। जैसे कभी कभी जब कोई प्रोफेशनल कोर्स के एग्जाम आ जाते हैं तो गलती से पता नहीं क्या जीवन में ऐसी पनौती लगी हुई है, वो टीटीएस में ही पढ़ते हैं। पिछले 6-8 महीने से देख रहा हूँ, जब भी कोई एग्जाम होते हैं तो वो टीटीएस में पढ़ते हैं। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन उनकी डेट शीट आती है और वो टीटीएस में, जैसे कोई एग्जाम अगर ट्यूसडे को है तो अगला कब होगा, तो अगला कब होगा। तो 4 एग्जाम होने थे सीएमए वाले पेपर के, तो पहला पेपर हुआ ट्यूसडे को, तो दूसरा कब होगा, तीसरा कब होगा, चौथा कब होना चाहिए था। उसने कहा नहीं 2 दिन की छुट्टी लो आप, कब करेंगे उसको, ट्यूसडे को। ऐसे पनौती करते हैं। तो उस समय पर मैंने सर से बात करके जो मैथ वाली क्लासेस थी वो आपकी किस में करा दी, टीटीएस में, और मैं अपनी क्लासेस कब लेता था, एमडब्ल्यूएफ। मेरी बात समझ, ये कौन सा पार्ट है बताइए जरा, कोऑपरेटिंग। ये टॉप लेवल का, इसमें कोई रोल नहीं है। और 5th पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर, अपने डिपार्टमेंट की ऑर्गेनाइज करना है एक्टिविटीज। और लास्ट वाला, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कौन करता है बताओ जरा। तो सुपरवाइजरी लेवल वाले लोग इंप्लीमेंटेशन करेंगे, आपकी पॉलिसीज एज पर डायरेक्शन इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही। दूसरा, मेंटेन और इंश्योर करेंगे क्या, हेल्दी वर्किंग कंडीशन, गुड रिलेशन विद द वर्कर्स, ब्रिंगिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस टू द, तो वर्कर्स से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो कौन से लेवल कर रहे होंगे, सुपरवाइजरी लेवल। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी, क्वांटिटी और लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो ये अच्छा पॉइंट है। अब मैं 1-2 चीजें बोलूंगा और आपसे पूछूंगा कौन से लेवल पे आएगा। ठीक है, पॉलिसीज जो हैं वो समझाना, हाँ मिडिल लेवल, इंप्लीमेंट करना और बनाना, बस और कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेट करना अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को, कोऑपरेट करना अलग अलग डिपार्टमेंट से, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे नेचर पे। नेचर क्या है मैनेजमेंट का, शांत स्वभाव का बच्चा है ना, टाइम से उठ जाता है, टाइम से सो जाता है। पढ़िए जरा फटाफट से। अच्छा, आपसे अगर कोई आपका नेचर पूछे कि भाई आपका नेचर कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे बताओ जरा। वो तो आपके पेरेंट्स ठीक बता पाएंगे, खैर इसके बारे में तो बताओ। अगर आपसे जैसे अक्षर से पूछो, बड़ा शांत स्वभाव वाला बच्चा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रवि, आपसे अगर नेचर पूछा जाए आपका नेचर कैसा है तो क्या बोलोगे? हाँ जी, ये देखो नॉलेज ही नहीं है अपने बारे में। हाँ, जेनविन, आपका नेचर कैसा है? सूखा है, गीला करो उसे। सूखा मतलब क्या समझाओ? हरियाली है, हरियाली नहीं है। अच्छा ठीक है, शांत स्वभाव ऐसे बोल सकते हैं, काम नेचर है। हाँ, रूड, अरे आप तो कितने स्वीट हो, कैसी बात कर रहे हो। हाँ जी, रिक्शा वालों को उधेड़ देते हो, कुछ ज्यादा पैसे मांगे रिक्शा पलट देते हो ऐसे करके। हाँ जी, पता नहीं है, नहीं पता। तुम्हारा तो सुन लो, तुम बोलते अप फ्रंट है ना, यूपी छोड़ो, आप पता ही नहीं, ढीठ, मुझसे पूछ लो। हाँ हाँ पता ही ना है, पता है आपको भाई साहब। देखो मेरे हिसाब से जो नेचर होना चाहिए वो होना चाहिए जैसे को तैसा, और जैसी सिचुएशन वैसा नेचर। जैसी सिचुएशन डिमांड करेगी, अगर सिचुएशन डिमांड कर रही है हमें एग्रेसिव होने का तो हम एग्रेसिव हो जाएंगे। सिचुएशन डिमांड कर रही है कि हमसे बड़े लोग हैं, शांत हो जाइए, तो हाँ जी, हाँ इन शॉर्ट डायनेमिक हो जाते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट है। कह रहे मैनेजमेंट, एक बात बताओ, मैनेजमेंट साइंस है क्या? मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉमर्स के सिलेबस में ऐसी कैसी बातें कर दी। उसने कहा मैनेजमेंट प्रोफेशन में है क्या? मैंने कहा देखो प्रोफेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कॉमर्स से रिलेटेड, तो हम इसमें 5 पॉइंट्स बताएंगे। कितने पॉइंट्स बताएंगे? 5। हमने कहा चर्चा करके मना करेंगे, साइंस को तो तुरंत ही भाया है।
मेरी बात समझ में आती है। लेकिन जब प्रोफेशन की, अगर कल को एग्जाम में बातें भूल जाओ आपकी, किसी में 5 पॉइंट थे, किसी में 3 पॉइंट थे, क्योंकि प्रोफेशन रिलेटेड है हमारे कॉमर्स से, तो बोलेंगे भाई 5 बातें समझाएंगे हम आपको, और उसमें बताएंगे कुछ चीजें हैं और कुछ चीजें नहीं है। और आर्ट की तो हम बोलेंगे सारी ही चीजें हमारे पास है, क्योंकि हमसे छोटे वाले लोग हैं, तो हम उन्हें बुरा नहीं माना। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ, पहले आते हैं किस पे, जरा फटाफट से, मैनेजमेंट एज अ साइंस पे। इधर ध्यान दीजिए, साइंस कैसी बॉडी है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। टू अचीव कैसा? डिजायर्ड रिजल्ट्स कैन बी एक्वायर्ड। कह रहे ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं कैसे एक्वायर किए जाते हैं? स्टडी से, ऑब्जर्वेशन से और एक्सपीरियंस से। मुझे ऐसा लगता है खाली लोग इसे ऑब्जर्व करके निकालते हैं। एक व्यक्ति बैठा था, सेब गिर गया, कह रहे न्यूटन का लॉ बन गया। मैंने कहा भाई खाली लोग, सेब गिर गया तो खा लेता नहीं, अब तुम कह रहे इससे साइंस बनाऊंगा मैं, खामा की बातें हैं। सबसे पहला पॉइंट फटाफट से पढ़ो, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ये कहते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बने होते हैं, मतलब कोई ना कोई कॉज रहा होगा और फिर उसका इफेक्ट रहा होगा। ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी होता है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है। पता है आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर? बताओ जरा, एक सुंदर सी लाइन है उसमें, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी एट इट्स डेजिग्नेटेड प्लेस। इसका मतलब ये है कि जब सारी चीजें अपनी जगह पर होंगी तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और वेस्टेज कम होगी। तो सभी चीजों का अपनी जगह पर रहना, दैट इज कॉज, और आपके काम में एफिशिएंसी आना और वेस्टेज कम होना, दैट इज इफेक्ट। तो ये मैनेजमेंट में भी होता है और साइंस में भी होता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो पढ़िए, मैनेजमेंट लाइक साइंस, मैनेजमेंट ऑल्सो हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और इसे पूरा लिखेंगे आप। क्या मेरी बात समझ? एंड देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल, जैसा कि साइंस में होता है और यहां पर भी होता है। और ये क्या फीचर प्रेजेंट है मैनेजमेंट में या नहीं है? मेरी बात समझ में आती है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। कह रही है एक्सपेरिमेंटेशन में किए जाते हैं काफी सारी जगह। पढ़िए, साइंटिफिक प्रिंसिपल पहले डेवलप किए जाते हैं किससे? ऑब्जर्वेशन से, एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। कभी पता बेचारे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किस पे किया जाता है? किसी दवाई वगैरह का बताओ जरा। चूहे पे किया जाता है जनरली, है ना, बंदर या चूहे पे ज्यादा जल्दी किया जाता है मेरे हिसाब से। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है, अंडर कंट्रोल कंडीशंस। इसका मतलब ये है कि वहां का टेम्परेचर क्या है, वहां का वातावरण क्या है, उस समय जब टेस्ट किया जा रहा है वो आपको चीजें कंट्रोल करनी पड़ेंगी। अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए पेपर का समय है, ठीक है, पेपर का समय है, मतलब या तो अगले दिन पेपर है या आप सुबह है या एक रात पहले आप पढ़ाई कर रहे हैं, और पूरे बेड पे आपको पता ही है सारे नोट्स वोट्स ऐसे बिखेर रखे हैं आपने कि कौन सा कॉपी में लिखा था यही भूल गया मैं, कौन सी कॉपी कहाँ पर है, कौन सी एक्सप्लेनेशन वाली कहाँ पर है, प्रैक्टिस वाली कहाँ पर है, ऐसे फैला रखी। स्पेशली अकाउंट्स में ऐसा होता है। अब सोचो वहां पर आकर तुम्हारी मम्मी कहे देयर शुड बी अ, बाहर निकला से। तो कंट्रोल कंडीशंस वर्ड का मतलब ये होता है भाई, जब अफरा तफरी का माहौल होगा, कोई अर्जेंसी होगी, तब आप ये चीजें अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी होता है कि जो भी चीजें आप वहां पर अप्लाई करना चाहते हैं वो कंट्रोल्ड सर्कमस्टांसेस में होनी चाहिए। जैसा आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, जैसे लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ते हैं आप, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें भी बोला जाता है कि एज यू एम्प्लॉय मोर एंड मोर यूनिट तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, कीपिंग द अदर थिंग्स कांस्टेंट। अब कोई भुक्कड़ी आ जाओ कहता और दो, अगर एक पिज्जा खाने के बाद यूटिलिटी उसकी कम हो जाती है, कहीं नहीं हुई एक और दे दो तुम। मेरी बात समझ में आती है? तो कह रहे हैं द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर आल्सो डेवलप्ड थ्रू कैसा? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मुझसे कोई कहे कि किसी व्यक्ति की आप समय पे पेमेंट कर दो तो वो आपके लिए अच्छे तरीके से काम करेगा, और ये सच बात है, लेकिन ये मैनेजरियल लेवल और एम्प्लॉय लेवल पर है। किसी लेबर की आप समय पे पेमेंट कर दो भाग जाएगा, ये मैंने ऑब्जर्व किया। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ये कंट्रोल सर्कमस्टांसेस में होता है। बट सिंस मैनेजमेंट डील विद ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड, द मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड, इसलिए क्या एग्जैक्ट साइंस नहीं है, अप्लाइड साइंस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्लाइड साइंस? कि जब आप अप्लाई करोगे उस पर सिचुएशन पे देखना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? ये दूसरा घटिया पॉइंट है। और तीसरा वाला पॉइंट आ जाइए, यूनिवर्सल का मतलब होता है कि साइंस के प्रिंसिपल्स कहीं भी अप्लाई कर लो, क्योंकि जो सेब गिरा था वो कहां पर गिरा था बताओ जरा, इंडिया में या विदेश में? विदेश में। अब कह रहे इंडिया में ही पेड़ के नीचे से, पेड़ के ऊपर से ही सेब गिरेगा जब आप नीचे बैठे हुए हो, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव कैसी? यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। मैनेजमेंट एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट यूनिवर्सल, दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन। जैसी सिचुएशन, अब मैंने कहा आंधी चल रही है तो सेब का जो सेब है क्या तब भी नीचे ही गिरेगा? आंसर इज यस, थोड़ी दूर जाके गिरेगा लेकिन गिरेगा तो सही। ऐसे ही मैं बोलूं कि वहां पर ऑर्डर जो प्रिंसिपल है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आपने लीडरशिप स्टाइल देखी, कितनी लीडरशिप स्टाइल है जल्दी से बताओ? 3। पहली, दूसरी, तीसरी। क्या उन तीनों लीडरशिप स्टाइल को किस जगह अप्लाई करना चाहिए, कैसे लेबर में, ये भी समझाया जाता है? आंसर इज यस। तो वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता।
मैंने कहा आपको मोटिवेट करना है डायरेक्टर को, तो फाइनेंशियल चीजों से मोटिवेट होगा या नॉन फाइनेंशियल से? नॉन फाइनेंशियल। लेबर को मोटिवेट करना है, तुमने कहा सर्टिफिकेट दे दिया, उसने चूल्हे में लगा दिया, कह रहा आग तापूंगा आज। मेरी बात समझ में आती? लेकिन डायरेक्टर को तुम कह रहे भाई साहब 500 रुपए दिए तुम्हें, आज जाओ मर्सिडीज से कुछ खा के आओ। मेरी बात समझ में आती है? तो फाइनेंशियल नीड्स नहीं है। हाँ, इसलिए हेंस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज नॉट अ एग्जैक्ट साइंस, एक ऐसी सोशल और अप्लाइड साइंस। तो 3 पॉइंट हमने पढ़े। सबसे पहला पॉइंट क्या था? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसमें बुक्स वगैरह की और कैसे एक्वायर किए जाते हैं वहां के प्रिंसिपल्स, वो मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, और एक्सपेरिमेंटेशन कंट्रोल सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस में रखे जाते हैं, जो कि ऐसा मैनेजमेंट में पॉसिबल नहीं है। और तीसरा क्या है? यूनिवर्सल वैलिडिटी, और वहां पर भी यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं हो सकती, अप्लाई और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उन्हें देखना पड़ता है। नेक्स्ट कौन सा आया? सुनो जरा ध्यान से। क्या साइंस वालों में हमने 3 पॉइंट पढ़े, जिसमें से 1 पॉइंट हमारे जैसा था और 2 पॉइंट हमारे जैसे नहीं थे, तो वहां पर हमने क्लियर कर दिया कि मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस तो है ही नहीं। इसे कैसे बोलेंगे? सोशल साइंस। और कौन सी साइंस? अप्लाइड साइंस। मेरी बात समझ में आती है? लेकिन अगर आप आ जाए मैनेजमेंट एज प्रोफेशन में, तो हमने कहा भाई अब डिस्कस करेंगे बैठ के, क्योंकि तुम साइंस नहीं, तुम अपने ही लोग। अब आपसे डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हो, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हो, या कोई भी नॉलेज हो या कोई भी बॉडी हो, दोनों का ही मतलब होता है बुक्स, लिटरेचर और आपके जो करिकुलम होते हैं। तो क्या प्रोफेशन के अपनी बुक्स, लिटरेचर और करिकुलम होते हैं? आंसर इज यस। और क्या मैनेजमेंट के भी अपनी बुक, लिटरेचर और करिकुलम होते हैं? आंसर इज यस। ये पहला वाला पॉइंट है। और क्या ये इसमें प्रेजेंट है? पढ़ो जरा। मैनेजमेंट ऑल्सो कैरेक्टराइज बाय दिस फीचर। मैनेजमेंट के अंदर भी ये वाला फीचर है। और सेकंड पॉइंट क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। वर्ड का मतलब ये है कि किसी भी, ऐसी केस स्टडी भी आई थी आपके, है ना, किसी भी अगर आपको प्रोफेशनल एग्जाम में जाना है, तो क्या आपके पास पहले कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जिसे क्वालिफाई करने के बाद ही आप उसे जा सकते हैं? दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। मेरी बात समझ में आती है? लेकिन क्या मैनेजर बनने के लिए कोई डिग्री या क्वालिफिकेशन एग्जाम चाहिए? तो पहला वाला पॉइंट तो प्रेजेंट है, पहला वाला पॉइंट जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन क्या रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मैनेजमेंट में है? आंसर इज नो। क्या बिना डिग्री के भी आप मैनेजर बन सकते हैं? कैसे? एक्सपीरियंस से। कैसे? एक्सपीरियंस से। कोई एग्जाम नहीं है मैनेजमेंट का। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, तो पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहे एंट्री इनटू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू कैसा? एग्जामिनेशन या फिर एक्वायरिंग एन एडिक्वेट डिग्री। अब देखो जरा ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2-3 प्रोफेशनल कोर्स बताता हूं आपको, सीए, सीएमए, सीएस, 3 प्रोफेशनल कोर्स हो गए। 2 तरीके से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। पहले तरीका जो है एंट्री का, वो है इनका एंट्रेंस लेवल का एग्जाम क्रैक करना, जिसे फाउंडेशन एग्जाम बोलते हैं। दूसरा तरीका ये, जिन व्यक्तियों की ग्रेजुएशन हो जाती है, जिनकी मान लीजिए फाउंडेशन का एग्जाम नहीं निकल रहा, तो और भी कोई तरीका है कि इंटरमीडिएट में पहुंचने का? आंसर इज यस। जो बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं वो डायरेक्टली इंटरमीडिएट में एग्जाम दे सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। इसी तरीके से उन्होंने लिखा, या तो एग्जामिनेशन हो या फिर एक्वायरिंग अ एजुकेशनल डिग्री। मेरी बात समझ में? तो 2 तरीके से आपको एंट्री मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखे गए हैं। मैनेजमेंट, हाउएवर देयर इज नो सच लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट एज अ मैनेजर, एनीवन कैन बिकम अ मैनेजर। तो ये मैनेजमेंट में कैरेक्टराइज नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है क्या? क्या हर एक प्रोफेशन की प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है? चाहे डॉक्टर की हो, है, चाहे लॉयर्स की हो, चाहे और प्रोफेशनल डिग्रीज की हो, क्या सबकी एसोसिएशन होती है? आंसर इज यस। जैसे लॉयर्स की कौन सी होती है? बार काउंसिल। कौन होती है? बार काउंसिल। ऐसे ही क्या मैनेजमेंट की भी होती है? तो बुक्स में अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट की भी होती है, लेकिन वो ऑपरेटिव नहीं है। क्या नहीं है? ऑपरेट, फंक्शनिंग में ज्यादा नहीं। जैसे मोहल्ला क्लिनिक क्या है? हाँ, डॉक्टर है नहीं, तो कहने के लिए तो है, लेकिन ऑपरेटिव ज्यादा है। और कुछ जगह पर बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक, ऐसा भी नहीं है मैं कहूँ हर जगह ही खराब चल रहे हैं। लेकिन जितनी नॉलेज में मेरे हैं, मुझे ऐसा लगता है हमारे डॉक्टर्स वगैरह बहुत ज्यादा रेगुलरली नहीं आते हैं। किस्मत वाली बात होती है, कोई टाइम टेबल नहीं होता, दवाइयों के लेके कोई श्योरिटी नहीं होती, तो ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है। तो क्या मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ? आंसर इज यस, हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ तो पता नहीं कहाँ है, हमारे आसपास कहीं मोहल्ला क्लिनिक है? जसोला में चलता है वो, डॉक्टर आते हैं रेगुलरली? आते हैं? तुम क्यों जाते हो रेगुलरली वहाँ? अच्छा, मतलब रोड पे? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से। तो हर जगह सही से चल रहे हो ऐसा नहीं है। दिल्ली में ऐसी जगह भी है, जसोला और सरिता विहार, ये तो कुछ ठीक ठाक इलाकों में आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पिछड़े इलाके भी हैं जहाँ पर रोड ही नहीं है, तो डॉक्टर कहाँ से आएंगे? हाँ, मोहल्ले नहीं बने हुए तो डॉक्टर कहाँ से आएंगे? ऑल प्रोफेशनल्स आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो कि उसे क्या करता है? वहां की एंट्री को क्या करता है? रेगुलेट, ग्रांट करता है, सर्टिफिकेट और फॉर्मुलेट करता है कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे लॉयर के लिए क्या बने हुआ है? बार काउंसिल। सीए वालों के लिए क्या बना हुआ है? डॉक्टर्स के लिए क्या बना हुआ है? मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और सीएमए वालों के लिए क्या बना हुआ है? क्या ऐसा मैनेजमेंट वालों के लिए भी है? AIMA। क्या मतलब है इसका? ऑल इंडिया मैनेजर एसोसिएशन। ये प्रेजेंट है या नहीं? सवाल ये है, बताओ जरा। क्या ये प्रेजेंट है? यस। क्या ये ऑपरेटिव है? नो।
ये एक्टिवली, हाँ एब्सेंट नहीं है भाई, ऑपरेटिव नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है? ऐसे कोई डॉक्टर है तो उसके काम करने के कोई कोड ऑफ कंडक्ट होंगे। जैसे मान लीजिए मैं किसी से बोल रहा हूँ कि भाई मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है या खांसी हो रही है, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, तो पता नहीं वो क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है, वो क्या लगाते हैं वो कान में, और वो पीछे से ऐसे मैंने कहा भाई यहाँ, कह रहा नहीं मैं तो यहीं लगाऊंगा। कोई मतलब है इस बात का? नहीं। मैंने कहा भाई यहाँ चेक कर ले, कह रहा नहीं पीछे से ही आवाज आएगी। अब कोई बात है इसकी? इसका मतलब ये होता है कि उनके कुछ प्री डिटरमाइंड प्रैक्टिसेस होते हैं जो कोई भी आप जाके चीजें बताएंगे उसके अकॉर्डिंग उन्हें अप्लाई करने पड़ेंगे। कौन से टेस्ट कराने हैं, किस तरीके से व्यक्ति को चेक करना है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट लेना चाहिए, क्योंकि कल को उनके ऊपर केस हो गया या कुछ भी गड़बड़ हो गई तो उनसे प्रोसीजर पूछा जाएगा कि आपने क्या प्रोसीजर अपॉइंट किया। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? एथिकल, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। और वो सारे प्रोफेशनल्स को फॉलो करना होता है, चाहे वो लॉयर है। अब मान लीजिए कोई लॉयर बना तो कौन से कलर की ड्रेस पहनते हैं? अब मान लीजिए मैंने कहा कोई फीमेल अगर मान लीजिए लॉयर बनना चाहे, वो कहेंगे नहीं पिंक इज माय फेवरेट कलर, पिंक कलर का कोट पहनेंगे। क्या पॉसिबल है? आंसर इज नो। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा जब ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर्स तो कौन सा कलर जल्दी से ग्रीन पहना जाता, ग्रीन या ब्लू पहना जाता है, जिसमें जो रेड कलर है अगर कल को कोई खून वून निकल गया तो वो बहुत ज़्यादा फैलेगा नहीं, और जो कुछ सर्जरी में व्यक्ति को जगा के रखना पड़ता है, पता चले डॉक्टर खुद ही खून देख के बेहोश हो गया, ये भी चीज़ें होती है। अब कोई वहाँ पे जाके कहने लगे नहीं नहीं मैं तो नई शेरवानी खरीद के लाया था, अब मैं उसमें करूँ तो नहीं। इसे बोलते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो पढ़िए, ऑल प्रोफेशनल्स, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, आर बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट। सभी को कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है। कोई डॉक्टर है उसके भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, लॉयर है उसके भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, विच गाइड द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स, कि वो कैसे बिहेव करेंगे आगे। मैनेजमेंट, इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज ग्रोइंग नीड ऑफ एथिकल बिहेवियर। चोर उचक्के बन गए हैं आजकल के मैनेजर, जो खुद के फायदे के लिए चीजें होती हैं वो ज्यादा करते हैं रादर देन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदे के लिए होती हैं। क्या मेरी बात समझ में? तो यहां पर हमारे पास एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है या नीड है? बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा, इसीलिए दिक्कत चल रही है। AIMI ने एडवाइस किया है क्या? एक कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए? इंडियन मैनेजर्स के लिए। कह रहे हमने एडवाइस कर दिया है, और हाउएवर इट इज नॉट। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मान लीजिए मैंने कहा मेट्रो में बीड़ी बीड़ी पीना रिस्ट्रिक्टेड है या प्रोहिबिटेड है? तो क्या लोग पी सकते हैं? आंसर इज नो। कोई रेयरिटी किसी ने देख लिया हो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल। अब वो कहते हैं मेट्रो में खाना खाना मना है, खाते हैं लोग बैठ के। कह रहे मेट्रो में फोटोग्राफी मना है। मैंने कहा अभी होम पेज पे स्क्रॉल कर लो, 100 रील तो मेट्रो की ही मिल जाएंगी, मेट्रो के अंदर की लड़ाइयों की वीडियो मिल जाएंगी। कह रहे फोटोग्राफी निषेध है ना। वो नहीं होता मेट्रो उधर से आने वाली है या खड़े हुए घूम के चलने लगे, अचानक से मेट्रो स्लो हो गई ऐसे। मैंने कहा कहाँ निषेध है भाई? तो इसका मतलब ये उन्होंने बस एडवाइस की है, उन्होंने बस क्या किया है? एडवाइस किया है कि भाई आपको ये चीज नहीं करनी है। ऐसे ही AIMA वालों ने बोला है कि भाई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये हमने आपको एडवाइस की है, करो या मत करो, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। लेकिन ऐसा डॉक्टर के लिए नहीं है कि आप क्या नाम है व्हाइट कोट पहनो या मत पहनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चेक करो या मत करो, कोई मत सुनो, पीछे ऐसे मारो 2-3 बस, ठीक, कोई दिक्कत मत, ठीक है। मैनेजमेंट इज नॉट कैरेक्टराइज बाय दिस फीचर। लास्ट पॉइंट आता है, ये झूठ है, ये झूठ है। एक बार पढ़िए जरा फटाफट से, मुझे बताना क्या लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी। द बेसिक मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट। जैसे कोई भी, जैसे डॉक्टर है, क्या उसकी इंटेंशन पैसा कमाना है या इलाज करना है? बताओ जरा। लॉयर जो है उसकी इंटेंशन क्या है? आपको इंसाफ दिलाना है या पैसा कमाना है? टीचर की जो इंटेंशन है पढ़ाना भाई। अब सुनो, अब डॉक्टर वाला एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। जब कोरोना का समय था, कि आपको पता है बहुत सारे करोड़पति डॉक्टर थे जो घर बैठ सकते थे लेकिन घर नहीं बैठे। इसका मतलब मेन मोटिव वो तो नहीं है। हाँ, कुछ डॉक्टर्स या कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो लूटपाट मचा रखी है उन्होंने, उसकी वजह से हम पूरी जो डॉक्टर की फेटर्निटी है उसको नेगेटिव नहीं हो सकते। आप अगर पैसे दे रहे हो तो वो इलाज कर रहे हैं, मेन मोटिव पैसा कमाना मेरे हिसाब से नहीं होता। आपके आसपास आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं वो आपका जो मेन मोटिव है, जैसा बुक में लिखा हुआ है। और हमने कोरोना के समय पर भी देखी थी ये चीज। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स थे जो विदेश में जाके रहते थे, लंदन वगैरह रहते थे, अलग से फ्लाइट करके गवर्नमेंट से परमिशन लेके इंडिया में आए रिटायरमेंट के बाद, की सिर्फ इस समय पर क्या नाम है लोगों की सर्व करना चाहते हैं। कितने भी पैसे दे दो, अगर बैंक अकाउंट में बहुत सारे हैं और गवर्नमेंट ये कह रही थी भाई तुम्हारी सैलरी अगर 2 लाख रुपए तो 4 लाख दे देंगे, डबल काम कर लो। कोई करने वाला था क्या उस समय पर? नहीं। सबको डर लग रहा था कि भाई किसी टेस्ट में अगर पॉजिटिव आ गया तो गड़बड़ हो सकती है, किसी भी लहर हमें लहरा सकती है। मेरी बात समझ में आती है?
तो उस समय पर क्या डॉक्टर ने काम किया था? आंसर इज यस, काम किया था। तो ऐसा बोलते हैं कि जो प्रोफेशन बने होते हैं वो स्टार्टिंग में जो बनाए गए थे वो किसी सर्विस मोटिव से बनाए गए हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। जैसे पढ़ाने वाला काम है तो पढ़ाने वाले काम से पैसे आ तो रहे हैं, लेकिन अगर बच्चा सच में ही पढ़ जाए तो बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें जो आने वाली फैमिली उनकी ठीक रहेगी। अगर ना पढ़े बच्चा तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो इसीलिए इसे सर्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका? सर्विस। तो सर्व करने के लिए बनाई गई है कि अगर बच्चा जेन्युइनली पढ़ जाए तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो बेचारी एक सही रास्ते पे निकल आती है, और नहीं पढ़े तो फिर तो दिक्कत है ही। ठीक है। बाय रेंडरिंग कैसी? डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विसेज, कि आपको डेडिकेशन के साथ और कमिटमेंट के साथ पढ़ाना पड़ता है। जैसे डेडिकेशन की बात बताऊं, अभी देखो सर यहाँ पर नहीं बताओ आज मेरी क्लास क्यों है? जी नहीं, मैं बताता हूँ 4 से 5 दिन पहले सर को हाथ में कुछ चोट लगी थी, और डॉक्टर ने पता नहीं कैसे लगी, मुझे उसका आइडिया नहीं है, सर को भी नहीं पता चल रहा कैसे लगी, लेकिन बहुत प्रॉब्लम आ गई थी उसमें। तो सर ने उसे डायग्नोस कराया तो कुछ नस थी कोई हाथ की, वो दब गई थी। तो डॉक्टर ने बताया कि भाई ठीक है, पढ़ाने वढ़ाने काम है लेकिन रहने दो 1-2 दिन। तो उन्होंने नहीं मानी, और जो जनरल काम जैसे पढ़ाने का काम है पढ़ाते रहे, या कोई और काम है वो भी करते रहे। तो आज वो बढ़ गया ज़्यादा। मेरी बात समझ में आई? तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो अब उन्होंने कहा कि अगली बार आओगे तो और दिक्कत में आओगे, इससे पहले अब आप रेस्ट ले लो। तो मैंने ही बोला मैं ले लूँगा क्लास। तब सर माने इस चीज़ को लेके। अब वो कह रहे नहीं मैं अपनी कल क्लास लूँगा। मैंने कहा वो अलग, कल की कल देखी जाए, कल कोई और बहाने लगवाएंगे, पहले आज तो निकले, है ना? हाँ जी। सर को गोली लग गई सर को? भाई सर के ऊपर कौन गोली चला रहा है? अभी तो तुम्हारा रिजल्ट भी नहीं आया। द बेसिक मोटिव ऑफ मैनेजमेंट इज अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट गोल्स। एग्जाम्पल जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैनेजमेंट इज, कह रहे मैनेजमेंट के जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है ना आपके, जैसे 11th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, सबको पता है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बताओ। एक बिजनेस अच्छा कब होगा? जब वो सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। अब किसी पेरेंट्स के बच्चे से पूछा जाए भाई ये बच्चा कैसा है आपका, कह रहे बिल्कुल किसी से कोई लड़ाई नहीं करता या नहीं करती, बिल्कुल शांत स्वभाव की। मैंने कहा नंबर कह रहे 40, लेकिन बच्ची बहुत अच्छी। क्या कोई पेरेंट ऐसा बोलने वाले हैं? आंसर इज नो। तो उसने कहा जब किसी मैनेजर की अचीवमेंट पूछी जाएगी या ऑर्गेनाइजेशन की, तो किससे डिटरमाइन की जाती है? प्रॉफिट से। तो कभी भी मैनेजमेंट तो सर्विस मोटिव में नहीं आ सकता, और इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? क्रॉस कर दिया। क्या मेरी बात समझ? तो 5 पॉइंट बताओ मुझे फटाफट से। पहला पॉइंट कौन सा? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, आने से पहले ही भाई आपको रोक दिया जाएगा। तीसरा, अगर आ गए तो कोड ऑफ कंडक्ट और एसोसिएशन आपके पास होनी चाहिए। तो पहले प्रोफेशनल एसोसिएशन होगी जो एंट्री देगी आपको, और वही प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या करेगी? आपके कोड ऑफ कंडक्ट। टोटल मिला कितने पॉइंट्स हो गए? 4। और लास्ट पॉइंट क्या है? सर्विस मोटिव, जो कि एक झूठ भी है और सच भी है। और हम आ गए हैं लास्ट पॉइंट पे इसके, कौन सा है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट में आज सबसे पहला कौन सा है? एग्जिस्टेंस ऑफ। कह रहे आर्ट जो चीजें हैं वो उनकी भी बुक्स होती है। मैंने कहा क्या बुक्स होती है? कह रहे हाँ, जैसे कि डांसिंग, एक्टिंग और म्यूजिक। म्यूजिक की ऐसी होती है ना, टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन होती है, वो देख के म्यूजिक में देखा जो पियानो व्यानो बजाते रहते हैं, उसके सामने कुछ लिखा होता है जो पता नहीं होता, लेकिन उसे, इसका मतलब म्यूजिकल के भी कुछ बुक्स या लिटरेचर होती होंगी जिन्हें देख के चीजें सीखी जा सकती हैं। ऐसी मैनेजमेंट में भी होता है। आपके पास भी एक बुक है और मैनेजमेंट के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कह रहे आर्ट को अप्लाई कैसे करते हैं? वो एक मैनेजर या फिर आर्टिस्ट की डिफरेंट चीजें होती है। जैसे जनरली गिटार बजाना कैसे बजाया जाता है? हाथ से, लेकिन कुछ ऐसे फनी लोग भी देखे, कोई पैर से बजा रहा है, कोई नाक से बजा रहा है, कोई कान से बजा रहा है, लेकिन अपनी अपनी आर्ट है, कुछ भी कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसे क्या बोलते हैं बताओ जरा फटाफट से। पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है। जैसे आपके स्कूल में भी बिजनेस स्टडी पढ़ाई जा रही है, यहाँ पर भी बिजनेस स्टडी पढ़ाई जा रही है, और कोई ऑल इंडिया लेवल पे हमसे भी बहुत बेहतर पढ़ा रहा होगा तो वहां पर भी पढ़ाई जा रही है। तो इसका मतलब जो एप्लीकेशन है आर्ट का वो कैसा है? पर्सनलाइज, बिल्कुल अलग तरीका है। कोई बोर्ड पे पढ़ा रहा है, बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा है, कोई पेड़ के नीचे पढ़ा रहा है, कहीं भी पढ़ा रहा है। मेरी बात समझ? तो एप्लीकेशन कैसी है? एप्लीकेशन कैसी बताओ जरा। पर्सनलाइज, ये है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। जैसे कि एक म्यूजिक है, हाँ, जैसे पेंटिंग है, देखो जरा पेंटिंग, ये कितने बढ़िया तरीके। बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कह रहा है एक ब्लैक एंड व्हाइट एक कलर है, नहीं, इनका नाम है। इसे क्या बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? स्केच। चलो थर्ड पॉइंट क्या है? आप इन दोनों पॉइंट को पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे। पहले मैं इसको पढ़ लूं एक बार ताकि आपको डिफरेंस समझा सकूं। देखिए, यूज ऑफ बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू, यहाँ पर एक्वायर की बात की जा रही है, यूज की बात की जा रही है। बुक्स से आपके पढ़ के, लिटरेचर से आपने पढ़ के नॉलेज ले लिया, उसको इस्तेमाल करना है। देयरफॉर इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट। मैनेजर्स टू लर्न वेरियस theories and principles, however their efficiency depends upon how they use and apply these principles। आगे जाके मैनेजमेंट इज characterized by this principle कि मैनेजर्स की भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है और मैनेजमेंट एज एन आर्ट में आर्टिस्ट की भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कि वो अपनी आर्ट को किसने बेहतर तरीके से, क्रिएटिव तरीके से लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं। जैसे ऑल आर्ट इज, सारी जो आर्ट है वो प्रैक्टिकल होती है। आर्ट इन्वॉल्व्स जैसे कि रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, आप उसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं। मैनेजमेंट, अब मैनेजर अप्लाइज हिज एक्वायर्ड नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर। आगे, अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग सिचुएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिवेलिंग सिचुएशन, उस समय पर जो सिचुएशन। मैनेजमेंट इज कैरेक्टराइज बाय, मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक आपने पढ़ रखा होगा, या सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक आपने, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है तो वहां पर उसे सेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज। जब कोई बहुत क्रूशल मुद्दा चल रहा है तो उसे डेलीगेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कौन सा काम उसे करेगा। और हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए थे सिंगर्स के जो अलग अलग तरीके से गाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक पे आ चुके हैं। बड़े चैप्टर में से एक माना जाता है, कौन सा है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में फटाफट से सारे बच्चे पढ़ेंगे। मीनिंग क्या है इसकी? पहली लाइन पढ़ो जरा फटाफट से। इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। कोऑर्डिनेशन कौन से लेवल पे जरूरी है? हर लेवल पे। टॉप लेवल पे क्या जरूरी है? कोऑर्डिनेशन, जो कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बिठाने में। मिडिल लेवल पे क्यों जरूरी है कोऑर्डिनेशन? क्योंकि अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन बिठाने में। और सुपरवाइजरी लेवल में वर्कर से कोऑर्डिनेशन बिठाने में। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसके बाद लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा, चाहे डिपार्टमेंट में कह लीजिए या एक्टिविटीज में कह लीजिए, तो क्या होगा? क्या होगा? वेस्टेज, क्या होगा? डिले, और क्या होगा? केओस। केओस का मतलब क्या होता है? अफरा तफरी। ठीक है। इट इज नॉट अ, इट इज दी, ये लाइन लिख के एमसीक्यू पूछ लेना चाहिए कि एक सेपरेट फंक्शन तो नहीं है, लेकिन ये क्या है? असेंस। ये अलग से काम तो नहीं है, लेकिन ये असेंस है। जैसे फोन चलाना, अगर आपके दिन की दिनचर्या की बात करें तो क्या कहीं पे प्लानिंग में कहीं आएगा आपकी कि आज के दिन में मुझे फोन चलाना है? कभी भी आपने अपना टाइम टेबल बनाया हो तो उसमें लिखा होगा फोन चलाना है? आंसर इज नो, क्योंकि वो असेंस है। इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन, इट इज द असेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। अब फीचर क्या है इसके? फीचर पढ़ लेते हैं। पहला क्या है भाई? कोऑर्डिनेशन का मतलब है तो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं, उनके पर्सनल गोल्स भी होते हैं, सभी के काम करने का तरीका अलग होता है, तो सभी को इंटीग्रेट करके चलना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूनिटी ऑफ एनी। कह रहे हमारे यहाँ जो एक्टिविटीज है डिफरेंट डिपार्टमेंट की, अलग अलग एम्प्लॉयज की, उनको टुवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव के टुवर्ड्स लेके जाना है, ना कि सब अपनी अपनी चला। वो कह रहा है भाई मैंने प्रोडक्शन कर दी, मुझे क्या लेना देना, बिके या ना बिके, जैसा मुझे बोला गया था मुझे वैसे प्रोडक्शन करनी थी, मैंने कर दिया, मुझसे क्या लेना देना। ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। और सभी लोगों का जो गोल होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ यूनिटी होनी चाहिए। आपके बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, उसमें हमारा रिजल्ट और फ्यूचर डिपेंड करता है। अब सोचो, सोचो ना आप, पेरेंट्स भी बड़े चिंतित हैं, बोर्ड आ रहे हैं। एक ही व्यक्ति चिंतित नहीं है जो बोर्ड का एग्जाम लिखेगा, वो कौन? बच्चा। कह रहा ना उसे चिंता है, ना उसे डर है, ना कोई दिक्कत वाली बातें आ रही, बस वो चिंता कर रहा है कि अच्छा आज फ्राइडे है, कल से कौन है? थर्ड पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेशन ऐसा मतलब नहीं है, बिल्कुल ऐसी वाली बातें हैं कि कुछ दो बच्चे लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, टीचर ने आके बोला कि भाई झगड़ा नहीं करना, हाथ मिलाओ, गले मिलो, और टीचर के सामने वो मिल भी लिए। अब सोचो बाहर क्या होगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। आपने एक बार जाके कोऑर्डिनेट कर दी एक्टिविटीज, इसका मतलब नहीं ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेटेड वे में ही चलती रहेंगी वो। आपको रेगुलरली एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? क्या है? परवेसिव, फिर से सदियों पुराने वाली बातें हैं, बताओ जरा क्या मतलब है इसका? हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पर चाहिए, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, कैसी भी हो। और फिफ्थ पॉइंट क्या है? देखो इन दोनों में से केस स्टडी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है जिसमें बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है? यानी कि कोऑर्डिनेशन मैनेजर कोई अलग से नहीं बनता है, हर एक मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अलग मैनेजर अलग डिपार्टमेंट के लोगों के साथ क्या बिठा के चले? कोऑर्डिनेशन। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। क्या मेरी बात समझ में आती है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, कहाँ जानी है? बोले लेके चला जाएगा, बकवास ना करें। बोलो मैं बात कर लूंगा, ले जाएगा। फास्ट सुनो, फास्ट मतलब किसी चिड़िया विड़िया को देगा क्या वो लेके जाने के लिए, कबूतर को? बोलो पहुंचा दे जैसे जाती है नालायक। एक गड़बड़ हो गई, मैंने किसी बच्चे से बोल दिया, लक्ष्मी नगर का एड्रेस था, तो मैंने किसी से बोल दिया भाई सैटरडे तक पहुंच जाएगी आपकी बुक। अब बाद में मैंने पढ़ा लक्ष्मी नगर आगरा, आगरा में लक्ष्मी नगर है कोई, तो मुझे लगा यही वाला लक्ष्मी नगर, तो मैंने फेक कमिटमेंट कर, मतलब मैंने तो जेन्युइन कमिटमेंट करी थी ना। मैंने कहा भाई लक्ष्मी नगर का एड्रेस है, 1-2 दिन लगेंगे, तो कल मैंने बोल दिया भाई सैटरडे तक पहुंच जाएगा। आज मैं उसे भरने लगा एड्रेस को ताकि वो बुक चली जाए, तो पता चला कि आगरा में कोई लक्ष्मी नगर है, वो था, तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब वही पूछ रहा है जल्दी लेके जाना है कि मैंने कहा पता नहीं उड़ के चला जाएगा क्या।
6 पॉइंट आ जाते हैं, फटाफट से पढ़िए। डेलिब्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है, हिंदी बताए इसकी, डेलिब्रेट की। भाई जो पढ़ाते हैं उसे कुछ पढ़ के, मैंने बोला था रिवीजन करें, घर से वर्ड मीनिंग पढ़ के आया करो। बताओ डेलिब्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है? इंटेंशनल। डेलिब्रेट वर्ड का मतलब होता है कि आपने कोई काम जानबूझ के करना है, ये ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता। इवन इफ सारे आपके एम्प्लॉयज, टीम मेंबर्स एक ही फैमिली से आते हैं, मान के चलिए, या एक ही कास्ट से आते हैं, या एक ही रिलीजन से आते हैं, किसी भी केस में आपको ऐसा नहीं समझना है कि कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो हमेशा मैनेजर के डेलिब्रेट एफर्ट से बनाया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? ऑटोमेटिकली नहीं होगा। तो पढ़िए, कोऑर्डिनेशन इज नेवर एस्टेब्लिश्ड बाय इटसेल्फ, इट इज द डेलिब्रेट फंक्शन एंड एफर्ट्स ऑफ मैनेजर्स। कौन से लेवल पे? ऑल लेवल। क्या मेरी बात समझ में? और जब कोऑर्डिनेशन पढ़ाया जाता है तो उसमें यहाँ पर ऐसे 3 पॉइंट्स मैंने बताए थे। पहला पॉइंट कौन सा था? सिमिलर। सिमिलर मतलब जो नाम से मैच कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन के। दूसरा कौन सा था? जो सदियों से चले हुए आ रहे हैं। और 2 कौन से हैं? जो गड़बड़ कर सकते हैं। जो कोऑर्डिनेशन के नाम जैसे हैं वो क्या है? इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स और इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। ऐसा कोऑर्डिनेशन की मीनिंग जैसी चीजें लगती हैं। दूसरा जो सदियों से चले आ रहे हैं वो है कंटिन्यूअस और परवेसिव। और जो 2 जिसमें डाउट आ सकता है वो कौन से हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स एंड नेक्स्ट डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या मेरी बात समझ में आती है? और चैप्टर नंबर 1 का आखिरी टॉपिक, और 3 ही टॉपिक है इसमें। क्या? नहीं, टॉपिक क्या है? टॉपिक इंपॉर्टेंस या फिर नीड किस चीज की? कोऑर्डिनेशन की। कह रहे कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी पड़ता चला गया? आप भी तो सोचो, आज से पहले दुकानें हुआ करती थी। लाला जी की दुकान है, पूरे गांव में एक ही दुकान है। उनके पास कितने लोग हुआ करते थे? मैंने कहा पहले तो लाला जी ही हुआ करते थे बस। ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति होता था, कोई छोटू रख लेते थे सामान वामान इधर उधर करने के लिए। लेकिन क्या आज की डेट में दुकानें ऐसी चलती हैं क्या? नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें? कि आज की डेट में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो छोटी मोटी नहीं बची है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने लगी है, डिमांड बढ़ने लगे हैं, प्रोडक्ट्स बढ़ने लगे हैं। इसीलिए क्या नाम है, यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। देखिए, एज अ ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज द नंबर ऑफ वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज ऑल्सो इंक्रीजेज। उसके बाद इट बिकम्स डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट देयर एफर्ट्स। जब लोग बढ़ेंगे तो क्या एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम आएगी? क्या? आंसर इज यस। रीजन क्या है उसके? 2। जैसे आप ये क्लास में पढ़ते हैं तो क्या सभी जो लोग हैं उन सभी की एक दूसरे से दोस्ती बराबर बराबर है या ग्रुप्स में? ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स किसी भी तरीके से बन सकते हैं, किसी भी बेस पे बन सकते हैं। ग्रुप की तुम भी नहीं पढ़ते, तुम भी नहीं पढ़ते, आओ यार बैठेंगे। तुम भी पढ़ते हो, तुम भी पढ़ते हो, आओ यार बैठेंगे। तुम भी उधर से आते हो, तुम भी उधर से आते हो, चलो एक साथ चलेंगे। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। पहला क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये किसी भी रीजन की वजह से हो सकते हैं। दूसरा है डिफरेंट इंडिविजुअल गोल्स। कुछ लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं उनका मेन प्योरली पर्पज है कि भाई पढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं। कुछ लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 4 बज गए हैं और कोचिंग जाना है, घर वालों ने कोचिंग लगा रखा है। मेरी बात समझ में आती है? तो हर एक व्यक्ति जो किसी भी काम के लिए जा रहा है उनके इंडिविजुअल गोल्स अलग अलग होते हैं। एम्प्लॉय भी जो जा रहे हैं उनके भी अलग अलग गोल्स होते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई मैकडी में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ऑलरेडी करोड़पति है, अरबपति है, उनके पिताजी बहुत अमीर है, लेकिन वो सेल्फ मेड है, खुद काम करना चाहते हैं, इसलिए काम करने जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आती है? तो 2 रीजन है। जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे, और जो नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे तो उनके अंदर होंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस और डिफरेंट इंडिविजुअल गोल्स होंगे, जिसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन तो करना ही पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ? जैसे इंडिया की कोई टीम है मान लीजिए, तो क्या उसमें बड़े बड़े प्लेयर हैं, छोटे छोटे प्लेयर हैं? इंडिया क्रिकेट टीम में बड़े प्लेयर, तो क्या वहाँ कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है? आंसर इज यस। अभी जो टीम हार रही है, जो क्रिकेट देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कोऑर्डिनेशन की ही प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 2 पॉइंट है, एक होता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन और एक होता है स्पेशलाइजेशन। एक क्या होता है? स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन ये कहता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। फंक्शन के नाम बताइए। प्रोडक्शन, जो मैनेजर है वही काम है। प्रोडक्शन, सेल्स, एचआर, फाइनेंस और मार्केटिंग, ये सारे काम है। क्या इन सभी कामों को करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हैं? आंसर इज यस। और हर एक डिपार्टमेंट के काम बिल्कुल अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्टाइल ऑफ वर्किंग होती है। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन जो एक्टिविटीज हैं वो लिंक किससे है? टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल से हैं। तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हैं, ध्यान से सुनना, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हैं उसे क्या बोलते हैं? फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो जो आपके डिपार्टमेंट, डिवीजन और सेक्शन बन जाएंगे, उसके एग्जाम्पल हमने दे दिया। ऑल दिस डिपार्टमेंट हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी एंड स्टाइल ऑफ वर्किंग। ऑल दिस डिपार्टमेंट्स आर डिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ये ध्यान रखिएगा, हर एक डिपार्टमेंट जो एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है और इंटरलिंक्ड है। अगर प्रोडक्शन अच्छी नहीं हुई तो सेल अच्छी नहीं होगी। परचेज में अगर रॉ मटेरियल घटिया आ गया तो प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो सकती। फाइनेंस अगर गड़बड़ है तो कोई भी काम अच्छा नहीं हो सकता। प्रोडक्ट खराब है तो कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर लो, और अगर मान लीजिए मैंने कहा प्रोडक्ट अच्छा है और घटिया मार्केटिंग करोगे तब भी गड़बड़ हो सकती है। क्या मेरी बात समझो? तो इंटरलिंक्ड है और डिपेंडेंट है, हेंस कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ दिस डिपार्टमेंट। देखो मेरे ध्यान से बात समझना, जो डायग्राम मैं बना रहा हूं इसमें आपको ध्यान रखना है।
कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं, बताओ किसकी बातें हैं ये? ग्रोथ इन साइज। मैंने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने। मैंने कहा सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, ऐसे कुछ मैंने डिपार्टमेंट बनाए। तो जब मैं डिपार्टमेंट और उनके वर्क की बात करूंगा तो ये क्या है? फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने कहा इसको जो हेड करेगा उसका हेड अलग है, इसका नाम है मान लीजिए मोनू, इसका जो हेड है वो बिल्कुल अलग है, इसका नाम है चिंटू। ये स्पेशलिस्ट है। ये कौन है? स्पेशलिस्ट। क्या मोनू और चिंटू एक तरीके से काम करेंगे? ऐसा जरूरी है? आंसर इज नो। ये मैनेजर 1 और मैनेजर 2 है। तो जब मैं व्यक्ति और उसके स्टाइल ऑफ वर्किंग की बात करूंगा, उसके इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करूंगा, जो स्पेशलिस्ट मेरे यहाँ आया है, तो सबसे पहली बात तो स्पेशलिस्ट का मतलब ही यही होता है, वो एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते, अपने तरीके से काम करते हैं और जनरली लोगों से सजेशन लेना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 3 चीजें ध्यान से सुनना। मैंने कहा लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं और जितने भी लोग बढ़ रहे हैं उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। मैंने कहा डिपार्टमेंट्स बढ़ते हुए जा रहे हैं और हर डिपार्टमेंट का अपना काम करने का तरीका अलग है। मैंने कहा इन डिपार्टमेंट से जो काम कराया जाएगा, हर एक डिपार्टमेंट का मुझे स्पेशलिस्ट बुलाना पड़ेगा और वो अपने तरीके से काम करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जब एम्प्लॉयज को लेके बात की जा रही है तो ग्रोथ इन साइज, जब डिपार्टमेंट्स को लेके बात की जा रही है तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और जब स्पेशलिस्ट को लेके बात की जा रही है तो क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। एक बार लास्ट वाले पॉइंट को पढ़ते हैं और फिर आपकी करेंगे छुट्टी। पढ़िए। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर characterized by high degree of specialization. Organization employ a number of specialists who evaluate, judge, decide according to their professional criteria. जैसे मान लीजिए मैं अगर पूछूं, पेरेंट्स की देखने का नजर अलग हो सकता है अपने बच्चों को कि क्या नाम है, बच्चा खराब है, बच्चा अच्छा। मेरा देखने का नजरिया अलग है किसी बच्चे को, मुझे उसकी पर्सनल जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। अगर वो मार्क्स अच्छे ला रहा है तो वो बीड़ी भी पीता हुआ मिलेगा, बोलो और भाई ठीक है थोड़ी सी दियो। लेकिन अगर उसके मार्क्स अच्छे नहीं और खामखा प्रसाद लेने भी आया मंगलवार को, तब भी पीटूंगा उसे पकड़ के, अगर अगले दिन पेपर हुआ तो उसका। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसी को बोलते हैं आपका क्राइटेरिया जो है इवेल्युएट करने का, जज करने का काम को बिल्कुल अलग हो सकता है। अब मान लीजिए किसी ने कहा कि मेरे कम नंबर आए हैं, उसने कहा कितने नंबर आए हैं, उसने कहा 60 नंबर आए, कहते तो तुम्हें डूब मरना चाहिए। वहीं एक और व्यक्ति आया, कितने 60 फर्स्ट डिवीजन है। 60 का मतलब क्या होता है? कौन सी डिवीजन? फर्स्ट डिवीजन से पास किया है आपने। तो दो लोगों का अलग नजरिया हो सकता है। देखो आरव हंस रहा है तो उसे खुश है 60 में। कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं अगर 60 नंबर आ गए तो सोच रहे हैं कि नहर में जाएंगे या यमुना में। मेरी बात समझ में आती है? तो अलग अलग क्राइटेरिया है। हाँ, दे डू नॉट टेक वॉट एडवाइस और कंसल्ट एनिमल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ये बिल्कुल आपकी तरह की बात है। कह रहे आजकल के बच्चे ना एडवाइस वगैरह लेना पसंद नहीं करते। टीचर ने कहा सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, तुम्हें क्या पता, रात को बढ़िया पढ़ाई, जब नींद नहीं आ रही तब पढ़ लेंगे, सुबह जबरदस्ती, मतलब जब नींद आ रही तब पढ़ें, और जब नींद नहीं आ रही तब पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें क्या पता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आजकल के बच्चे ही स्पेशलिस्ट हैं। दे डू नॉट टेक एडवाइस और कंसल्ट एनीवन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसको? अदर स्पेशलिस्ट को। हेंस देयर इज अ नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट स्पेशलिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे घरों में आजकल लड़ाई की वजह ही यही हो गई है। देखो पिताजी एक अलग स्पेशलिस्ट है, माताजी एक अलग स्पेशलिस्ट है, और जितने बच्चे उतने स्पेशलिस्ट और अलग अलग फील्ड में। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसीलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ गई है घरों में, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो पूरा हो जाता है समाप्त। अब जो अगली क्लास होगी उसमें आपके एमसीक्यूज का टेस्ट होगा। जितने भी एनालिटिकल एमसीक्यू, असर्शन, रीजन जो भी होंगे उनका टेस्ट होगा, और आप डिटेल में एक एक वर्ड पढ़ के आएंगे। मैं फिल इन द ब्लैंक्स भी दूंगा कि लाइन बोल रहा हूँ और आपको पहचाननी पड़ेगी कौन सी लाइन, कौन सा वर्ड मिसिंग है इसके अंदर। यानी कि इन डिटेल रिवीजन अगर आपने किया होगा तो आप टेस्ट कर पाएंगे, अगर नहीं किया होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बंद कर दीजिए। धन्यवाद।